हेलो डियर लर्नर्स। मैंने आज एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें मैंने राजस्थान के फिजियोग्राफिक डिविजन्स वाला टॉपिक स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने बेसिक चीज़ें देखी थी कि राजस्थान को कितने फिजियोग्राफिक डिविजन्स में डिवाइड किया है। और उसमें हमने सबसे पहले फर्स्ट वाला जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है उसके बारे में कुछ बातें जानी थी। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। हमने घग्गर प्लेन्स तक उसमें पढ़ लिया है। इसके बाद में आप बारी आती है शेखावाटी रीजन के बारे में पढ़ने की। तो शेखावाटी रीजन जो है वो बेसिकली कौन सा एरिया है, सीकर, झुंझुनू, चूरू वाला जो एरिया है। इसके अलावा डीडवाना कुचामन का जो नदन पार्ट है उसको इसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो जब भी शेखावाटी रीजन की बात होती है तो उसमें हम बेसिकली सीकर, झुंझुनू, चूरू डिस्ट्रिक्ट्स को रखते हैं। और अब जो एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है डीडवाना कुचामन, उसका जो नदन पार्ट है वो भी इसमें आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर मीडियम से लेकर जो थोड़े छोटी हाइट वाले जो हिल्स सैंड ड्यून्स होते हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं बेसिकली। और ये जो एरिया है इसमें आप देखेंगे कि जो वेस्टर्न रीजन है हमारा पूरा डेजर्ट वाला, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा बारिश होती है, जिसकी वजह से यहाँ सैंड ड्यून्स के आसपास में वेजिटेशन भी पाई जाती है। ठीक है, वनस्पति भी पाई जाती है। और इसकी अगर एवरेज हाइट की हम बात करें तो मीन सी लेवल से इसकी एवरेज हाइट 450 मीटर है। ठीक है, इसे हम कुछ और नामों से भी जानते हैं। इसे बांगर रीजन भी कहा जाता है। इसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, बांगर रीजन भी कहते हैं इसे। और इसके अलावा इसको इनलैंड वाटर ड्रेनेज के नाम से भी ये जाना जाता है, यानी आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर मेनली जो रिवर्स फ्लो करती है वो किसी बड़ी वाटर बॉडी में जाके नहीं मिलती है, बल्कि रास्ते में ही डिसअपियर हो जाती है। इसलिए इस तरह की जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसको आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र या इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो सरफेस है उसके नीचे लाइमस्टोन की बहुत बड़ी बड़ी जो लेयर्स है वो पाई जाती है। और बांगर रीजन मतलब अभी मैंने आपको बता ही दिया है कि ऐसा एरिया जो ओल्ड अलूवियल सॉइल से मिलके बना होता है, जहाँ पे अब रिवर्स नहीं फ्लो कर पा रही है, तो वहाँ की जो सॉइल है वो कैसे हो चुकी है, इनफर्टाइल हो चुकी है। ऐसे रीजन को हम बांगर एरिया कहते हैं, बांगर रीजन कहते हैं। जबकि खादर किसे कहते हैं, जो न्यू अलूवियल सॉइल होती है, जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, जो रिवर्स अपने साथ में हर साल बहाकर लेकर आती है और वो बहुत ही फर्टाइल होती है, उसे हम क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। इसके बाद में एक वर्ड आता है जौहड़ या नाड़ा। ये वर्ड जो है जौहड़, ये आपको शेखावाटी रीजन में ज़्यादा सुनने को मिलता है। और ये बेसिकली एक लोकल टर्म है जो वहाँ पर जो रेन वाटर होता है उसको स्टोर करने के लिए हम बनाते हैं, उसको जौहड़ कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में चौभी एक वर्ड आता है। ये जोहड़ के बीच का सबसे जो डीपेस्ट पॉइंट होता है उसको चौभी कहा जाता है। तो कई बार इस तरह की जो लोकल टर्म्स हैं ना वो भी पूछ ली जाती है, तो हमें ये भी पता होनी चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो बीड़ एंड बीहड़ दो वर्ड्स आते हैं। बीड़ का मतलब होता है शेखावाटी रीजन के अंदर जो ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, घास के जो मैदान है उन्हें बीड़ कहा जाता है। जबकि बीहड़ क्या होते हैं, बीहड़ होते हैं जो चंबल रिवर है बेसिकली वो बनाती है, बड़े बड़े जो बीहड़ है उनको बीहड़ कहा जाता है। और तोरावाटी आपको ध्यान रखना है कि शेखावाटी रीजन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो करती है, कांतली रिवर। तो कांतली रिवर का जो पूरा का पूरा ड्रेनेज एरिया है ना उसको तोरावाटी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, ये फिर से हम आगे रिवर वाले चैप्टर में फिर से पढ़ेंगे इसको, तो तोरावाटी आपको ध्यान रखना है। ये हो गया शेखावाटी रीजन कंप्लीट। इसके बाद में लास्ट आता है, लास्ट नहीं है आई थिंक सेकंड लास्ट है, नागौरी हाईलैंड्स। तो नागौरी हाईलैंड्स जो है वो बेसिकली कहाँ पर है, ये लूनी बेसिन पे और जो शेखावाटी रीजन उन दोनों के बीच में कहीं पे पड़ता है। देखिए मैं आपको एक बार मैप पे दिखा देती हूँ। ये यहाँ पे शेखावाटी रीजन है और ये यहाँ पे गोडवाड रीजन है, यानी लूनी बेसिन है, इसके बीच में ये पड़ता है नागौरी रीजन। ठीक है, नागौरी हाईलैंड्स। और इसकी जो हाइट है वो नॉर्मल से थोड़ी सी ऊंची है, 300 से 500 मीटर के आसपास में है। यहाँ पर आपको जो ब्रेकिश वाटर लेक्स होती है, खारे पानी की झीलें होती है, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे कुछ नाम भी यहाँ दिए हुए हैं, सांभर, कुचामन, डीडवाना, इस तरह की जो लेक्स है वो मिलती है। और ये मेनली बंजर और रेतीला रीजन है पूरा। ठीक है, एक बहुत ही फेमस टर्म यहाँ पे पाई जाती है कुबर पट्टी, हम्प बेल्ट। हम्प बेल्ट का मतलब होता है कि जो नागौर और अजमेर दो डिस्ट्रिक्ट्स इसके अंडर में आते हैं, मेनली नागौर यहाँ पे इसके असर में ज़्यादा आता है, इसके एरिया में ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ जो पानी फ्लो होता है उसमें फ्लोरोसिस नाम की एक चीज़, फ्लोराइड ज़्यादा पाया जाता है। तो फ्लोराइड की वजह से यहाँ के जो लोग हैं उस पानी को जब कंज्यूम करते हैं तो उनमें फ्लोरोसिस नाम का एक रोग हो जाता है, और जिसकी वजह से उनकी जो हम्प होती है यानी बैक से कुबड़ निकल जाती है। इस वजह से इस पूरी बेल्ट को क्या कहा जाता है, कुबड़ पट्टी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली कहाँ पाई जाती है, नागौर एंड अजमेर में। जायल जो नागौर में है वहाँ से लेकर पुष्कर तक ये पूरा एरिया इससे अफेक्टेड है, तो ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट गोडवाड रीजन या लूनी बेसिन पे। लूनी रिवर यहाँ पर फ्लो करती है और लूनी और उसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स है वो भी यहाँ पे फ्लो करती है, जिसकी वजह से पूरा ये जो एरिया है उसको हम क्या कहते हैं, गोडवाड रीजन कहते हैं।
लूनी और उसके साथ साथ में जवाई जो एरिया है उसको भी। यहाँ पर आपको कैसी सॉइल मिलेगी, जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, एलुवियल सॉइल मिलेगी। क्यों? क्योंकि रिवर है यहाँ पे, तो रिवर अपने साथ में सॉइल लेकर आती है। नेहड़ किसे कहा जाता है? नेहड़ कहते हैं बाड़मेर और जालौर डिस्ट्रिक्ट्स के वो एरिया जो कि गुजरात का जो कच्छ वाला रीजन है उसको टच करते हैं, उस एरिया को हम क्या कहते हैं? नेहड़ कहते हैं। लूनी बेसिन की जो मेन कैनाल है वो कौन सी है? नर्मदा कैनाल है। कुछ फैक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। लूनी बेसिन के ऊपर जो प्रमुख बांध बना हुआ है जवाई डैम है, वो पाली में है, बहुत फेमस डैम है ये। और इसके अलावा जो गोडवाड़ रीजन है इसका ईस्टर्न बाउंड्री कौन बनाता है? काला भूरा डूंगर। ये एक छोटी सी हिल है जो गोडवाड़ रीजन यानी लूनी बेसिन का ईस्टर्न बाउंड्री बनाता है। तो आपको ध्यान रखना है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद में सांचो रीजन है, इसको राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं। फिर छप्पन की पहाड़ियाँ यानी 56 हिल्स आ जाती है। ये बालोतरा में पड़ती है और सिवाना तक फैली हुई है, लगभग गोलाकार, कुछ राउंड शेप में कुछ हिल्स है छोटी छोटी सी, इनको हम कहते हैं 56 हिल्स। यहाँ पे 56 हिल्स का एक ग्रुप है पूरा का पूरा, इसको 56 हिल्स कहा जाता है। और यहाँ पे इन्हें ग्रेनाइट पर्वत भी कहा जाता है, क्योंकि ग्रेनाइट यहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए ग्रेनाइट भी कहते हैं। और ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं? जालोर को। तो ये ध्यान रखना आपको। नाकोड़ा पर्वत है यहाँ पे बालोतरा में, बहुत फेमस है, जैन रिलीजन का एक जो फेमस मतलब प्लेस है, जहाँ पे पार्श्वनाथ जी का मंदिर है। और पीपलूद बालोतरा में इसे रेगिस्तान का माउंट आबू कहा जाता है। और सिवाना जालोर की जो पहाड़ियाँ हैं वो जालोर बेसिकली ग्रेनाइट के लिए फेमस है, तो वो है। और सेंदड़ा ब्यावर, सेंदड़ा नाम की एक जगह जो ब्यावर में पड़ती है, वहाँ पर आप कभी अगर जाएंगे तो आप देखेंगे स्नेक जिस तरीके से बैठता है फन फैला के, तो उस तरीके की शेप की कुछ हिल्स बनी हुई है वहाँ पे छोटी छोटी सी, वो बहुत फेमस है यहाँ की। ठीक है, तो ये हो गया है। अब इसके बाद में यहाँ कुछ टर्म्स आ जाती है जो आपको पढ़नी है। डेजर्ट के टाइप्स दिए हुए हैं यहाँ पे, इर्ग, हमादा और रेग। ये बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं डेजर्ट के। इर्ग जो होता है एक सैंडी डेजर्ट होता है, रेतीला डेजर्ट होता है और इसे इर्ग कहा जाता है। और हमादा जो होता है वो एक रॉकी मरुस्थल होता है, रॉकी रीजन होता है, और जहाँ पे आपको बेसिकली सैंड ड्यून्स नहीं मिलेंगे, लेकिन ये पूरा का पूरा पथरीला मरुस्थल होता है। और रेग जो होता है वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, बेसिकली यहाँ पे मोटे मोटे कंकड़ पत्थर वगैरह जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स पे। टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स में हम देखते हैं सबसे पहले, ये कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। जैसे मार्च से जुलाई में सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है इनका सैंड ड्यून्स का, तो ये बेसिक सी बातें हैं, आप देख सकते हैं। सर्वाधिक बालू का स्तूप, सबसे ज़्यादा सैंड ड्यून्स कहाँ है? चूरू में है। और जितने भी टाइप्स के सैंड ड्यून्स है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है? वो जोधपुर में है। तो इस तरह के फैक्ट्स हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। देन हम बात करते हैं लॉन्जिट्यूडनल एंड लीनियर सैंड ड्यून्स, इनके बारे में। ये कैसे होते हैं? इन्हें लीनियर सैंड ड्यून्स भी कहा जाता है, रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। ये कैसे होते हैं? ये पवनों की दिशा के समानांतर बनते हैं। समानांतर किस तरीके से बनते हैं? इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि यों इस तरीके से ये बने हुए हैं, और यहाँ पर ये अगर विंड चल रही है इस तरीके से, तो इसके इस साइड में यूँ बनते हैं। सपोज मान लीजिए कि आप एक गली है, उसके दोनों साइड में घर बने हुए हैं, तो जो बीच में से रूट निकल रहा है वो तो हो गई हवा की दिशा, और दोनों साइड में जो घर बने हुए हैं वो क्या हो गए? वो सैंड ड्यून्स। तो जो हवा चल रही है विंड के डायरेक्शन के पैरेलल ये बनते हैं, इनको क्या कहा जाता है? लॉन्जिट्यूडनल या लीनियर सैंड ड्यून्स कहा जाता है। ठीक है, ये डायग्राम आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये सभी प्रकार के बालू का स्तूपों में सबसे ऊंचे होते हैं, हाइट वाइज सबसे ऊंचे होते हैं, और सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? जैसलमेर एंड बाड़मेर में मिलते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं गासी या कारवा एरिया। कारवा या गासी एरिया वो होता है जो 2 बालू का स्तूप है, 2 सैंड ड्यून्स है, जैसे सपोज ये हैं, तो इनके बीच का ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ से लोग आने जाने के लिए इसको यूज़ करते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इस एरिया को हम क्या कहते हैं? गासी या कारवा एरिया कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सैंड ड्यून्स पे, दैट इज ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स यानी अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ये कैसे होते हैं? जहाँ पे विंड चल रही है उसके रास्ते के बीचों बीच ये बनते हैं। यहाँ से विंड आ रही है तो उसके बीचों बीच यहाँ पे रास्ते में बनेंगे, यानी राइट एंगल पे बनते हैं। और ये जो है आपको मेनली कहाँ देखने को मिलेंगे? पूगल यानी बीकानेर में, रावतसर हनुमानगढ़ में, सूरतगढ़ गंगानगर और चूरू झुंझुनू वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे ये मिलते हैं आपको। ठीक है, इसके बाद में आते हैं मोस्ट फेमस टाइप ऑफ सैंड ड्यून्स, दैट इज बरखान्स। इन्हें क्रीसेंट शेप सैंड ड्यून्स भी कहते हैं, यानी अर्धचंद्राकार। आप इनका शेप देख सकते हैं, अर्धचंद्राकार क्रीसेंट शेप होते हैं। ये जो दोनों एरियाज होते हैं इनके किनारे वाले, इनको क्या कहा जाता है? हॉर्न, जैसे सींग होते हैं ना, उस तरीके से हॉर्न कहा जाता है इनको। और ये सबसे ज़्यादा डिजास्टर्स होते हैं, सबसे ज़्यादा तेज़ी से गति करने वाले होते हैं। और डेजर्टिफिकेशन में यानी मरुस्थल के विस्तार में सबसे ज़्यादा अगर किसी का रोल है तो वो बरखान्स का है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि सबसे ज़्यादा डेजर्टिफिकेशन में कौन से टाइप ऑफ सैंड ड्यून्स रोल प्ले करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है बरखान्स। ठीक है, और ये हो गया। इसके बाद में कुछ शेप के बेसिस पे सीफ
टाइप ऑफ सैंड ड्यून्स होते हैं, ये बरखान के जैसे ही होते हैं, बस जैसे इसमें दो हॉर्न निकले हुए हैं, इसमें केवल एक हॉर्न होता है, दूसरी साइड में नहीं होता है। तो सीफ जो है वो काफ़ी कुछ रिजेंबल करता है बरखान से। देन आते हैं पैराबोलिक। पैराबोलिक जो होते हैं वो जैसे हम हेयर पिन लगाते हैं बालों में, उसकी शेप के होते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हेयर पिन के जैसे सैंड ड्यून्स कौन से होते हैं, तो पैराबोलिक होते हैं। और इनका विस्तार जो है ये पूरे डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं ऑलमोस्ट। इसके बाद में आते हैं स्टार सैंड ड्यून्स। ये जहाँ जहाँ हवा अपनी दिशा बार बार बदलती है वहाँ वहाँ पर ये पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं इधर से भी डायरेक्शन है हवा की, यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, इस जगह से, यहाँ से। तो जिस जिस जगह से विंड जो है वो अपनी डायरेक्शन लेकर आती है वहाँ वहाँ इनके कॉर्नर्स जो है वो निकल जाते हैं और एक शेप बनता है स्टार सैंड ड्यून्स टाइप का। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? जैसलमेर के मोहनगढ़ और पोखरण एरियाज़ में ये पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में आते हैं शब्र काफिज। ये कहाँ मिलते हैं? डेजर्ट में कई जगहों पे छोटी छोटी सी झाड़ियाँ होती है, श्रब्स होती हैं, तो उनके बीच बीच में जो घास पाई जाती है उसके चारों तरफ ये बनते हैं। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि छोटी झाड़ियों या घास के आसपास में उसके चारों तरफ किस टाइप के सैंड ड्यून्स मिलते हैं, तो शब्र काफिज होते हैं। देन है नेपखा। नेपखा झाड़ियों के पीछे बनने वाले जो सैंड ड्यून्स होते हैं उनको नेपखा कहा जाता है। ठीक है, ये हो गई। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो आप मेरे हिसाब से पढ़ सकते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज दी हुई है। जैसे इंसेलबर्ग है, ये जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है। और इस तरीके की छोटी छोटी सी पहाड़ियाँ जब आपको पूरे डेजर्ट में ऊंची उठी हुई दिखाई देती है तो उसको हम इंसेलबर्ग्स कह देते हैं। और ये है गिरिपद या पेडिमेंट्स। पेडिमेंट्स होता है वो एरिया जहाँ पे माउंटेन खत्म हो रहा है, तो माउंटेन के खत्म होने के बाद उसका फुट हिल वाला रीजन, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे माउंटेन है, माउंटेन का फुट हिल वाला जो एरिया है जहाँ पर मतलब उसके नीचे वाला एरिया, ये एरिया क्या कहलाता है? गिरिपद या फिर पेडिमेंट कहलाता है। और पेडिमेंट के थोड़ा सा आगे आप चलेंगे तो इस जगह पे जो ये शेप बन रहा है इसको बजादा कहा जाता है। ठीक है, तो मरुस्थल में, डेजर्ट में जो आपके माउंटेन्स होते हैं उनके नीचे का जो एरिया होता है उसको तो हमने क्या कह दिया? पेडिमेंट कह दिया। और उसके आसपास का जो एरिया होता है दैट इज नोन एज बजादा। प्लाया क्या होता है? प्लाया इनके बीच में, यहाँ पर कभी पानी भर जाता है बारिश की वजह से, तो छोटी छोटी सी टेम्परेरी लेक्स बन जाती है, अस्थायी झीलें बन जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्लाया कहते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, अस्थायी झीलें होती है प्लाया। और मेनली किस में मिलेगी? पश्चिमी भाग में, डेजर्ट्स के अंदर, यानी जैसलमेर में। फिर एक वर्ड आता है ढाठ। ये क्या है? ये वेस्टर्न राजस्थान में थार डेजर्ट के अंदर जो विंड जब चलती है तो विंड्स के चलने से जो कुछ कुछ छोटी छोटी सी लेक्स बन जाती है, प्लाया लेक्स टाइप ऑफ लेक्स ही होती हैं ये, इन्हें ढाठ भी कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में। इसके बाद में रन या टाट एक वर्ड आता है। जब सैंड ड्यून्स के बीच में छोटे छोटे से जो गड्ढे होते हैं, जैसे सपोज ये है, इस छोटे से गड्ढे में जब पानी भर जाता है तो जो एक छोटी सी लेक बनती है, टेम्परेरी होती है ये पूरी तरीके से, इसे रन या टाट कहते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा रन कहाँ पे? जैसलमेर में। और डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं, इनके नेम्स होते हैं, वो नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसलमेर और अलग अलग एरियाज़ में है ये। इसके बाद में आता है तल्ली या पोखर। तल्ली या पोखर वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा कि जो बारिश का जो स्वीट वाटर होता है उसको छोटे छोटे से गड्ढे बनाकर रेगिस्तानी जो रीजन्स होते हैं वहाँ के जो लोग हैं उसको कलेक्ट करके रखते हैं ताकि बाद में यूज़ कर सकें। उसे क्या कहा जाता है? तल्ली या पोखर कहा जाता है। पोखर को जनरली लोग तालाब भी कह देते हैं, तो उसी टाइप का। फिर एक वर्ड आता है मरहो। मरहो होता है जब पोखर के अंदर जो पानी भरा हुआ था जब वो सूख जाता है तो लास्ट में जो बचा हुआ जो एक फर्टाइल लैंड बच जाता है, क्योंकि वो मिट्टी एकदम फर्टाइल होती है, उस रीजन को मरहो कहा जाता है। ठीक है, देन आता है खड़ीन। खड़ीन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये बहुत बार पूछी हुई एग्जाम में। जब पोखर का पानी सूख जाता है उसके बाद में मिट्टी में जो एग्रीकल्चर की जाती है, वो जो मिट्टी बहुत फर्टाइल होती है, उस फर्टाइल रीजन को तो मरहो कह दिया था। उस मरहो रीजन में जो एग्रीकल्चर की जाती है उस एग्रीकल्चर को खड़ीन कहते हैं बेसिकली। और खड़ीन एक तरह का टेम्परेरी तालाब भी होता है जिसमें टेम्परेरी तरीके से पानी को कलेक्ट करके रखा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा खड़ीन एग्रीकल्चर कहाँ की जाती है? जैसलमेर में की जाती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट। ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है लगभग फर्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन, दैट इज़ द वेस्टर्न सैंडी डेजर्ट। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और मैं माफ़ी चाहूँगी बिल्कुल कि काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी, तो अब से कोशिश रहेगी कि मैं कंटिन्यू रहूँ इसमें। तो अभी तक आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए और उसके बाद में सेकंड पार्ट को भी देख लीजिए। और अगर आपको लगता है कि भाई ये यूज़फुल है, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करना चाहें तो प्लीज़ कर दीजिए। और इसके बाद में कल का जो वीडियो आपको मिलेगा उसमें हम लोग बात करेंगे सेकंड फिजियोग्राफिक डिवीजन, दैट इज़ अरावली माउंटेन रीजन। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। थैंक यू।